अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा पॉलिटिकल साइंस का आज लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ तुर्की। बेसिकली हम पिछले अपने प्रीवियस लेक्चर उन लेक्चर्स में हम अपने यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी एंड चाइना, इन 5 से 6 कॉन्स्टिट्यूशंस को डिस्कस कर चुके हैं। आज बारी है तुर्की की। तो तुर्की की तरफ जाने से पहले हम थोड़ा लिंक डेवलप कर लें। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हम डिस्कस कर लें, आज से कुछ साल पहले या चंद साल पहले, 2 या 3 साल पहले, टर्की जो था वो टर्की नहीं था, वो तुर्की था। तो ये इसका नेम तो तकरीबन वही है, बट इसकी स्पेलिंग चेंज कर दिए गए हैं। तो ये हुआ कब था? ये दिसंबर 2021 में हुआ था। यूएन की कंसेंट के साथ तुर्की का नाम तुर्की बना दिया गया था। जस्ट स्पेलिंग चेंज हुए और फिर विद दिस चेंज ऑफ स्पेलिंग्स उसकी प्रोनाउंसिएशन भी चेंज हो गई है। तो अब यहाँ पे हम थोड़ा लिंक डेवलप कर लें चीज़ों का। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम बात करेंगे, तुर्की एक ऐसी लैंड है, एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे मुसलमानों की बहुत ज़्यादा पावर थी, जहाँ पे ऑटोमन एम्पायर की हुकूमत थी। ऑटोमन एम्पायर अगर आपको नहीं समझ आती तो अभी जो हाल ही में जो ड्रामास चल रहे हैं, अर्तुगरुल गाजी जो कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बिजनेस भी कर रहे हैं और पाकिस्तान की आवाम जो बहुत ज़्यादा उनको अप्रिशिएट कर रही है, पसंद कर रही है, तो बहुत ज़्यादा देखी जाने वाला ड्रामा है और अर्तुगरुल और साथ में उस्मान वाला। तो ये सारे इशारा करते हैं ऑटोमन एम्पायर को। ऑटोमन एम्पायर को बताया गया ड्रामास के अंदर। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ हम आते हैं। फर्स्ट पे इधर देखें, हम यहाँ पे मैंने छोटा सा मैप ड्रा किया है। इस मैप को ड्रा करने का एक्चुअल मकसद क्या है हमारा, ये सारा जो है ये टर्की है, ये टर्की है। यहाँ पे इसके ईरान है, यहाँ पे इसके रशिया है, और ये सारा टर्की है। और ये टर्की नहीं है, ये ऑटोमन एम्पायर का है। ये 1299 से लेकर 1923 तक ये सारा टर्की था, ये सारा टर्की रहा है। उसके बाद होता कुछ इस तरह से है। 1 नवंबर 1922 को जिस तरह यूएसएसआर का फाइल होता है, यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन होती है, इसी तरह टर्की की भी डिसइंटीग्रेशन हो जाती है और टर्की जो है ऑटोमन एम्पायर से जस्ट टर्की रह जाता है। और टर्की की मॉडर्न टर्की की बुनियाद कौन रखता है? मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क, जिसे मुस्तफ़ा कमाल पाशा भी कहा जाते हैं। अब अगर हम टर्की की बात करें तो अब हमारे पास टर्की जस्ट इतना सा रह गया है, ये टर्की है। और इससे ऊपर जो हमने दिखाया ये ऑटोमन एम्पायर था। होता कुछ इस तरह से है, जब इसका फॉल होता है, ऑटोमन एम्पायर एंड होती है, तो इनके दरमियान में एक ट्रीटी साइन होती है 1923 के अंदर। एक ट्रीटी साइन होती है जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ सेवरे। उस ट्रीटी के मद्देनज़र क्या तय पाता है कि आफ्टर 100 ईयर्स जो टर्की है वो अगेन अपनी पावर में ऐसे ही आ जाएगा जैसे ऑटोमन एम्पायर के एरा में था। तो साइन कर दी जाती है ट्रीटी। तो अभी तक तो कोई ख़ास ऐसी नई अमेंडमेंट हुई जिससे टर्की अपनी प्रीवियस फॉर्म में आ जाए, ऑटोमन एम्पायर की फॉर्म में। तो इससे वेस्ट को यानी कि यूएस को ख़तरा है, यूएस को ख़तरा है कि अगर टर्की को उसकी प्रीवियस फॉर्म थी ऑटोमन एम्पायर की फॉर्म, उसी में दोबारा डेवलप कर दिया गया तो ये वेस्ट के लिए ख़तरा बन जाएगा, क्योंकि ये इस्लाम का बहुत मजबूत किला था। ये दरमियान मैंने एक लाइन ड्रा की है, इसमें भी एक लाइन आ रही है और नीचे यहाँ पे भी एक लाइन आ रही है। क्यों? क्योंकि जो टर्की है ये 2 कॉन्टिनेंट्स में है। इसका हाफ पीस यूरोप में है और इसका हाफ एशिया के अंदर है। तो ये इसका हमने मैप देखा है ऑटोमन एम्पायर का, एंड देन हमने देखा है अब ये जो प्रेजेंट हमारे पास टर्की है वो क्या है, वो जस्ट उसकी ये शेप है। तो नेक्स्ट चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं और डिस्कस करते हैं इसका पॉलिटिकल सिस्टम एक्चुअली है क्या। सबसे पहले आप देखें, हमारा जब ऑटोमन एम्पायर था तो वहाँ पे प्रेसिडेंट्स नहीं होते थे, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स, वाइस प्रेसिडेंट्स, इस तरह का कोई सिस्टम नहीं था। तो फिर होता क्या है, उस वक्त करते कुछ इस तरह से हैं, वहाँ पे सुल्तान्स होते हैं जो हुकूमत को रन करते हैं और हुकूमत के मामलात को संभालते हैं। अगर हम लास्ट सुल्तान की बात करें, जो टर्की के लास्ट जो सुल्तान गुजरे हैं वो हैं वहीदुद्दीन के बारे में कहा जाता है कि एंड पे जब ज़ाहिर लास्ट रूलर थे, जिस तरह मुग़ल एम्पायर के लास्ट रूलर थे बहादुर शाह ज़फ़र, उनको एग्ज़ाइल कर दिया गया था, उसको कैद में रखा गया था, एंड एंड ऑफ द डे उसको जो है वो बहुत ही उसकी सख्तियाँ आ गई थी उस पर और उसको बिल्कुल एक साइड पे कर दिया गया था। ये वही इंसान था जो कि सब कॉन्टिनेंट पे हुकूमत करता था, यानी कि मुग़लों की हुकूमत थी, एक उनका डंका बजता था। सेम वही वहीदुद्दीन के साथ हुआ था। तो फर्स्ट पे इसे एग्ज़ाइल कर दिया जाता है और ये माल्टा चला जाता है। माल्टा एक कंट्री है, बेसिकली बहुत छोटा सा कंट्री है।
वहाँ पे इसको भेज दिया जाता है, किसको, वहीदुद्दीन को। फिर कहते हैं कि वहीदुद्दीन की जब एंडिंग डेज थे, लास्ट डेज से, जब ये अपने डेथ बेड पे थे, तो इनकी डेथ हो जाती है और इनकी जो डॉटर होती है उनके पास इतने पैसे भी नहीं होते कि इनका कफन दफन का अरेंज भी किया जा सके। तो वो क्या करती है, चंदा इकट्ठा करती है और फिर इसका सारा जो है आखिरी रसूमात को सरंजाम देती है, यानी कि तदफीन वगैरह के फ़राइज़ को अंजाम देती है। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये तो था सुल्तान, और सुल्तान जो लास्ट इनके साथ जो हुआ था उसके बारे में थोड़ा डिस्कस किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें मुस्तफ़ा कमाल के, बेसिकली मुस्तफ़ा कमाल थे कौन? मुस्तफ़ा कमाल वो पर्सनैलिटी थे जिन्होंने मॉडर्न तुर्की की बुनियाद रखी थी। इन्होंने मॉडर्न तुर्की को डेवलप किया था और ये इन पावर रहे हैं 1923 से लेकर 1938 तक। अब इसमें यहाँ पे दो चीज़ें आ जाती हैं, बाज़ लोग कहते थे कि यहाँ पे जिस तरह पार्टीशन के दौरान या फिर ये पाकिस्तान मूवमेंट्स में सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में कंट्रोवर्सी आ गई थी। बाज़ लोग उन्हें कहते थे कि वो ब्रिटिश का एजेंट है, ज़ाहिर है वो इंग्लिश सीखने का कह रहा था, वो मुसलमान नहीं है, मुसलमानों को अपनी राह से हटा रहा है। तो यही से मुस्तफ़ा कमाल के साथ होता है। तो मुस्तफ़ा कमाल के साथ पेश आने वाले कुछ मामला थे, जो कुछ लोग कहते थे ये सेकुलर बंदा है, ठीक है, सेकुलर बंदा है, ये मॉडर्न तुर्की की बुनियाद रख रहा है, ये हमें अपने मज़हब से दूर लेके जा रहा है। और ये मतलब ये कहते थे, और कहते थे ये सेकुलरिज़म को प्रमोट कर रहा है, ये इनका हीरो है। लेकिन जो कुछ कंजर्वेटिव माइंड के लोग थे, जो अपनी नॉर्म्स एंड ट्रेडिशंस को नहीं बदलना चाहते थे, जो चाहते थे कि हम ऑटोमन एम्पायर के तरीके से ही चलें। ज़ाहिर है विद द पैसेज ऑफ टाइम हर चीज़ बदल जाती है, चीज़ों की डिमांड्स बदल जाती हैं। तो मुस्तफ़ा कमाल ने वक्त और हालात की नज़ाकत को देखते हुए जो अमेंडमेंट्स करने की कोशिश की है। तो कंजर्वेटिव माइंड के मेंटालिटी के जो लोग थे वो कहते थे कि मुस्तफ़ा कमाल जो है वो पपिट है यूके और फ्रांस का, क्योंकि ये इनको प्रमोट कर रहा है और ये अपेरेंटली हमें हेल्प करके यूके और फ्रांस को हेल्प करेगा। और ये ना एक पैट्रियट नहीं बल्कि एक ट्रेटर है, ये इसको ट्रेटर का नाम देते थे। फिर होता कुछ इस तरह से है, वर्ल्ड वार एंड होती है और ये टर्की जो है ये साथ देता है जर्मनी का, और जर्मनी का साथ देने की वजह से इन्हें बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज़ का सामना करना पड़ता है। और फिर होता क्या है, जब ये अपनी ट्रेड्स को लेके चलते हैं मेडिटेरियन सी से, तो इनको बहुत ज़्यादा हैवी टैक्सेस और अपने जो चार्जेस वो पे करने पड़ते हैं, जिससे इसी इकॉनमी जो है वो भी डाउन के फॉल की तरफ जाना स्टार्ट हो जाती है। इनकी हेल्प से जब टर्की हेल्प करता है वेस्ट की, तो इनकी हेल्प से फ्रांस जो है वो एक्सपैंड होना शुरू हो जाता है। और फिर जो कंजर्वेटिव मेंटालिटी के लोग होते हैं उनकी जो बातें हैं वो सच साबित होना स्टार्ट हो जाती हैं। फ्रांस एक्सपैंड होता है टर्की की वजह से। और फिर मैंने पहले भी जिक्र किया था, फिर एक ट्रीटी ऑफ सेवरेज साइन की जाती है 1920 के अंदर, और ये होती किन दो लोगों के दरमियान की अलाइड पावर्स और वर्सेस ऑटोमन एम्पायर के दरमियान में ये होती है। और ऑटोमन एम्पायर को ये कहा जाता है कि आफ्टर 100 ईयर्स, मतलब 100 साल बाद ऑटोमन एम्पायर को अपनी प्रेजेंट शेप में वापस कर दिया जाएगा। जिस तरह यहाँ पे देखें ये ऑटोमन एम्पायर था और एंड पे क्या रह गया था, जस्ट ये टर्की हमारा रह गया। तो उनको ये बात कही गई थी कि इस तरह से होगा, बट ऐसा कोई देखने में नज़र नहीं आया। फिर अगर हम बात करें, जब ये टर्की की इन्होंने मॉडर्न टर्की की बुनियाद रखी, तो अंकारा को इन्होंने अपना कैपिटल बनाया था, ठीक है, जब इनकी इंडिपेंडेंस होती है। तो नेक्स्ट अगर हम देखें इसके पिलर्स की बात करें, जो तुर्किश पॉलिटिक्स है उसके 6 पिलर्स हैं। वो 6 पिलर्स कौन से हैं? रिपब्लिकनिज़म, नेशनलिज़म, पॉपुलिज़म, सेकुलरिज़म, स्टैटिज़म और रेवोल्यूशनिज़म। ये 6 पिलर्स हैं जिन पे इसकी जो होल स्ट्रक्चर जो है वो खड़ा हुआ है। तो रिपब्लिकनिज्म बात करते हैं सॉवरेंटी ऑफ पीपल की, वो कहते हैं कि पीपल्स की सॉवरेंटी होनी चाहिए, क्योंकि कंट्री में पीपल रहते हैं, उनकी सॉवरेंटी मैटर्स अ लॉट, ठीक है। फिर नेशनलिज्म की बात करें, वो पान तुर्किश होते हैं और वो वन नेशन की बात करते हैं। वो कहते हैं जस्ट वन नेशनैलिटी, जबकि तुर्की में ऐसा नहीं था, वहाँ पे मल्टीपल नेशंस थी, और मल्टीपल रेसिस थी। तो वो नेशनलिज्म को प्रमोट करने वाले कहते हैं जस्ट वन नेशन का कंसेप्ट देते हैं। फिर स्टैटिसिज्म आ जाती है, वो कहते हैं कि जो इकॉनमी है वो स्टेट के पास होनी चाहिए और वो अपने अकॉर्डिंगली इसको यूज़ करे। फिर सेकुलर मेंटालिटी की बात आती है, वो कहते हैं कि जो सेकुलर जो लोग हैं इस्लाम को एंड कर देना चाहिए, क्योंकि अगर हम स्टिक रहे इस्लाम के साथ, इस्लामिक नॉर्म्स के साथ, तो हम कभी भी प्रेजेंट जो रेस है तरक्की की उसमें कभी भी हम पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो ये इनकी मेंटालिटी जो है वो सेकुलरिज्म टाइप की है और वो इस्लामिक नॉर्म्स को ख़त्म करना चाहते हैं। वो ऑटोमन एम्पायर को मानते हैं, ठीक है, लेकिन वो वक्त गुजर गया है, उस वक्त 100 साल
साल गुजर गए, अब हमें न्यू पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंगली चलना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो रेवोल्यूशनिज्म की, तो रेवोल्यूशनिज्म जो लोग हैं ये वक्त के साथ चलने वाले हैं। कि रेवोल्यूशन वो कहते हैं कि फास्ट रिफॉर्म्स होने चाहिए, चीज़ों में फास्ट रिफॉर्म्स होने चाहिए, चीज़ों को बदलना चाहिए। ठीक है, तो ये 6 पिलर्स जो स्टिल अभी तक अप्लाई किए गए हैं पॉलिटिक्स पे तुर्किश में। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके फीचर्स की, तो इसके फीचर्स, इसके सेलेंट फीचर्स में से सबसे पहले बात करते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। यहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो कि 2017 में फॉर्म की गई थी। उससे पहले वहाँ पे प्रेसिडेंसी नहीं थी। नेक्स्ट अगर देखें इसका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें 177 आर्टिकल्स और 7 पार्ट्स हैं। यूनिकैमरल है, जस्ट 1 हाउस है इसके अंदर कोई 2 हाउसेज नहीं जिस तरह बाकी हैं, अपर हाउस लोअर हाउस, ऐसा कोई सिस्टम नहीं, जस्ट 1 हाउस है और सारे फंक्शन वही फॉर्म करता है। फिर अगर यूनिटरी की बात करें, ओनली 1 यूनिट है। फिर अगर रिपब्लिकनिज्म की बात करें, वो कहते हैं वो इलेक्ट करते हैं अपने हेड को, यानी कि सदर को, विद द कंसेंट ऑफ पीपल। फिर रेफरेंडम, इसमें रेफरेंडम की पावर है, वो कहते हैं अगर बिल पास कर दिया है पार्लियामेंट में, तो उस बिल की मंजूरी अवाम भी दे। ठीक है, रेफरेंडम यानी कि अगर बिल पास कर दिया है पार्लियामेंट में तो उसकी मंजूरी अवाम भी दे। फिर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल भी है इसके अंदर। और नेशनलिज्म की बात करें तो इसके प्रीएम्बल में ये क्लियरली मेंशन है कि नेशनलिज्म जो है उसको प्रमोट किया जाए, उसके राइट्स की बात की जाए। फिर सेकुलरिज्म की बात करें, सेकुलरिज्म जब ऑटोमन एम्पायर था तो उनका रिलीजन इस्लाम था, बट अब ऐसा नहीं है, अब उनका कोई रिलीजन नहीं, यानी कि वो सेक्युलरिज्म है। फिर इसमें फंडामेंटल्स को क्लियरली मेंशन किया गया है। और फिर इसमें अगर हम बात करें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, तो वाइस प्रेसिडेंट भी है, इसमें कैबिनेट भी है। ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो है बट इसमें वाइस प्रेसिडेंट और कैबिनेट का वजूद क्लियरली मेंशन है। फिर अगर हम देखें मार्शल लॉज की, तो जिस तरह पाकिस्तान की हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा मार्शल लॉज हैं। फिर जहाँ कहीं भी इनको लगा, तुर्किश हीरोज़ को, तुर्किश मूवमेंट चलाने वालों को जहाँ कहीं भी लगा कि हमें मार्शल लगाना चाहिए, फिर वो चाहे अपोजिशन की वजह से, इकॉनमी की वजह से, या फिर रिलीजन की वजह से, मॉडर्निज़म की वजह से हमें लगाने चाहिए, तो उन्होंने मार्शल लॉ लगाए हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स। तो ये उसके फीचर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, यानी कि मार्शल लॉ भी वो लगा देते हैं जहाँ पे उनको लगे कि लगने चाहिए। फिर अगर हम प्रेसिडेंसी की बात करें, तुर्किश जो प्रेसिडेंसी है वो क्या होती है, उसको डायरेक्ट इलेक्ट करते हैं। मैंने पहले भी पिछले लेक्चर्स में हमने एक चीज़ मेंशन की थी कि जो हायर रैंक्ड पीपल होते हैं वो डायरेक्ट इलेक्ट होते हैं और जो लोअर रैंक्ड पीपल होते हैं वो इनडायरेक्ट इलेक्ट होते हैं। फिर होता क्या है कि ग्रैंड नेशनल असेंबली इसे इलेक्ट करती है। 2007 से पहले इसका कंसेप्ट नहीं था। इसकी टर्म की बात करें तो 5 ईयर्स होती है और सिर्फ ये एक बार ही इलेक्ट हो सकता है, यानी कि इसकी कंसेक्टिवली ज़्यादा टर्म्स नहीं आ सकती। फिर अगर इसकी पावर एंड फंक्शंस की हम बात करें तो इसके पास एग्जेक्टिव पावर्स होती हैं जिसमें ये हाई लेवल रैंक जो अपॉइंटमेंट्स करता है, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, कैबिनेट को अपॉइंट करता है। इसके अलावा मिलिट्री ऑफिसर्स को अपॉइंट करता है, एम्बेसडर्स को, और फॉरेन अफेयर्स के लिए जितने भी जो होते हैं एम्बेसडर्स उनको अपॉइंट करता है कौन, हमारा प्रेसिडेंट। फिर वाइस प्रेसिडेंट को भी यही अपॉइंट करता है तुर्किश प्रेसिडेंट। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे आ जाता है हमारे पास कैबिनेट एंड एम्बेसडर। मैंने आपको पहले बताया था कैबिनेट और एम्बेसडर्स को भी यही अपॉइंट करता है, आर्म फोर्सेस को भी। फिर ये एग्जेक्टिव ऑर्डर्स को भी यही साइन करता है प्रेसिडेंट। और 12 से 15 मेंबर्स ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाता है, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसीज़ को फॉर्म करता है। अगर हम लेजिस्लेटिव पावर्स की बात करें, इसके पास जुडिशियल रिव्यू होता है, यानी कि जिस तरह अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशियल रिव्यू है, अगर कोई भी कोर्ट एक अपना हतमी फैसला दे दे तो प्रेसिडेंट के पास इतनी पावर है कि वो उस केस को दोबारा रीओपन करवा के उस पर चेक बिठाए, उसकी दोबारा इन्वेस्टिगेशन करवाए और उस पर दोबारा से रिव्यू ले। इसके पास रेफरेंडम की पावर्स भी मौजूद हैं। फिर अगर हम देखें तो प्रेसिडेंट है और प्रेसिडेंट के बाद इस जो सेकंड लोवेस्ट रैंक है, यानी कि हाईएस्ट प्रेसिडेंट, उसके बाद जो सेकंड नंबर पे आते हैं वो आते हैं वाइस प्रेसिडेंट। अब वाइस प्रेसिडेंट क्या हैं, जब पहले 1923 में ट्रीटी ऑफ सेवरे साइन हुई थी तब से लेकर 2018 तक प्राइम मिनिस्टर का वजूद था, बट अब वो ख़त्म करके वाइस प्रेसिडेंट बना दिया। वाइस प्रेसिडेंट एक्चुअली में होता कौन है, वाइस प्रेसिडेंट एक्चुअली में अगर हम बात करें तो ये PS होता है, यानी कि पर्सनल सेक्रेटरी होता है प्रेसिडेंट का।
तो ये पार्लियामेंट को चेंज कर सकता है, ठीक है। और ये सेकंड हाईएस्ट पोस्ट होती है। इसके अलावा मेंबर ऑफ कैबिनेट होता है, ज़ाहिर है इसका कैबिनेट में इसकी मेंबरशिप होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट अगर हम देखें अब कैबिनेट क्या है, पहले प्रेसिडेंट था, फिर वाइस प्रेसिडेंट, अब कैबिनेट। हम रैंक से लेके चल रहे हैं चीज़ों को, सबसे ऊंचा रैंक किसका है, प्रेसिडेंट का, सेकंड नंबर पे वाइस प्रेसिडेंट और थर्ड नंबर पे कैबिनेट है। तो कैबिनेट क्या करती है, ये लेजिस्लेटिव पावर्स को भी देखती है, एग्जेक्टिव को भी देखती है, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को भी ये साइन कर रही है, मिलिट्री फंक्शंस भी फॉर्म कर रही है और इन्वेस्टिगेशंस भी बिठा रही है। तो ये सारे काम कैबिनेट कर रही है। अब मिलिट्री की अगर हम बात करें, बाकी चीज़ें तो चलती हैं, बाकी चीज़ें लेजिस्लेटिव, एग्जेक्टिव और इन्वेस्टिगेशन, ये तमाम पावर तो हर कंट्री में किसी न किसी को दी जाती हैं। बट मिलिट्री एक ऐसा ऑर्गन है, एक ऐसा फैक्टर है, एक ऐसा यहाँ पे आ गया है कि ये तुर्किश पार्लियामेंट में या तुर्किश पॉलिटिकल सिस्टम में ख़ास अहमियत रखता है। क्यों रखता है ये हम नेक्स्ट इसको अलग से डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल हम देखते हैं पार्लियामेंट को। तो वहाँ की जो पार्लियामेंट है, जिस तरह पाकिस्तान की पार्लियामेंट है, उसे मजलिस शूरा कहा जाता है। तो तुर्किश की जो पार्लियामेंट है उसको ग्रैंड नेशनल असेंबली कहा जाता है, ठीक है। तुर्किश पार्लियामेंट को ग्रैंड नेशनल असेंबली कहा जाता है। इसके इलेक्शंस भी होते हैं डायरेक्टली, 5 ईयर टर्म होती है और इसके टोटल मेंबरान की तादाद 600 होती है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी, ऐसा नहीं है कि तुर्किश जो पार्लियामेंट है वो 1923 के बाद बनती है, ऑटोमन एम्पायर के बाद में बनती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुर्किश जो पार्लियामेंट है ये ऑटोमन एम्पायर के एरा में भी थी। उस वक्त उसकी 2 पार्लियामेंट्स मौजूद थी, ठीक है, ऑटोमन एम्पायर में, जो कि 1920 से लेकर 1923 तक रही हैं। फिर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट होती है और तुर्की की जो मौजूदा फॉर्म है ये बन जाती है, यानी कि मॉडर्न तुर्की वजूद में आता है, ठीक है। और फिर जो मॉडर्न पार्लियामेंट है वो कब फॉर्म की जाती है, 1923 के अंदर। अब अगर हम पार्लियामेंट के पावर एंड फंक्शंस की बात करें तो पार्लियामेंट क्या करती है, पार्लियामेंट लॉज बनाती है, फिर इन्वेस्टिगेशंस करती है, यानी कि इन्वेस्टिगेशन, लेट्स सपोज अगर पाकिस्तान में इन्वेस्टिगेशंस इदारे हैं, IFIA, नैब और आई इंटरनेशनल ब्यूरो, IB इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, सॉरी। तो इस तरह के जो डिपार्टमेंट्स होती हैं उनको जब हमारे पास एक हायर लेवल पे कोई भी केस आ जाए तो उनकी इन्वेस्टिगेशन बिठाने के लिए इनसे कंसल्ट किया जाता है। तो पार्लियामेंट क्या करती है, जहाँ कहीं भी ज़रूरत पड़े तो इन्वेस्टिगेशन के फ़राइज़ भी सर अंजाम देती है। फिर ये मनी बिल्स को पास करती है, यानी कि वही बजटरी फॉर्म का एक बिल होता है, मनी बिल्स के फॉर्म करना। लेट सपोज किस प्रोविंस को कितना देना है, किस प्रोविंस में कितना एजुकेशन पे, हेल्थ पे, अदर जो नेसेसिटीज़ उन पे कितना खर्च करना है। तो ये सारे कौन करता है, ये पार्लियामेंट। इसके अलावा पार्लियामेंट के पास अमेंडमेंट का भी राइट होता है। जब कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट करनी हो, कोई भी तब्दीली करनी हो, ज़ाहिर है वक्त के साथ साथ चीज़ें बदलती जाती हैं और उनको बदलते रहना चाहिए, रिफॉर्म करते रहना चाहिए। जिस तरह चाइना था, चाइना ने कंसेक्टिवली 4 से 5 कॉन्स्टिट्यूशन बदले हैं। एंड ऑफ द डे उन्होंने क्या सोचा, वो कहते हैं कि चलें बार बार कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने से पूरा फेसड चेंज हो जाता है कंट्री का। तो बेहतर ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जहाँ पे भी हमें लगा कि इस चीज़ को बदल ही देना चाहिए, इस ऑर्गन को, इस स्टेटमेंट को, या फिर इस ऑर्डर को बदल देना चाहिए, तो वो उसमें रेटिफिकेशन कर देते हैं, यानी कि उसमें अमेंडमेंट कर देते हैं। तो यही करते हैं तुर्किश में। फिर रेक्टिफिकेशन ऑफ ट्रीटीज़ ये करती है और कमेटी हेडशिप किसके पास है, वो पार्लियामेंट के पास है। आगे अगर हम देखें कोर्ट सिस्टम ऑफ तुर्की है, तो इसके बेसिकली जो मेंबर्स होते हैं 15 होते हैं और इसमें जो टर्म होता है वो 12 ईयर्स का होता है। अब लाजमी नहीं कि उसका टर्म 12 ईयर्स ही रहे। फ़र्ज़ करें वो अभी उसकी सिलेक्शन हुई है एज ए जज, सिलेक्शन हुई है, बट उसकी एज ज़्यादा है। तो जब उसकी एज 65 ईयर्स हो जाएगी तो उसको रिटायर कर दिया जाएगा। तो 12 होना ज़रूरी नहीं है, 65 ईयर एज का होना ज़रूरी है रिटायरमेंट के लिए। अगर नॉर्मली बात करें तो 12 ईयर्स उसकी टर्म है। इसके अलावा ये प्रोटेक्टर है कॉन्स्टिट्यूशन का, ज़ाहिर है जहाँ पे भी वायलेशन होगी, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वही लाज होते हैं, वही कंट्री में लाज होते हैं, वही कस्टम्स होते हैं, वही सब कुछ होता है। तो ज़ाहिर जब उसकी कोई वायलेशन करेगा तो उसको कौन सेव करेगा, उसको कोर्ट सिस्टम उसको देखेगा। तो ये प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। ये सुप्रीम कोर्ट वर्क करता है। जो कंट्री की सबसे बड़ी कोर्ट होती है वो सुप्रीम कोर्ट होती है, और जो कोर्ट है टर्की में वो भी एज अ सुप्रीम कोर्ट वर्क करता है। फिर ये ट्रायल प्रोसीजर्स को देखता है। कोई भी हायर रैंक ऑफिसर हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, या कोई भी इस तरह का कोई भी करप्शन करता है या फिर किसी किस्म की हेनियस क्राइम में मुलव्वस पाया जाता है, तो ये क्या करते हैं, ये उसका ट्रायल लेते हैं। तो ये इसका कोर्ट सिस्टम था टर्की का। फिर अगर हम बात करें पॉलिटिकल पार्टीज़ की, तो
जो चाइना है उसमें ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी थी, लेकिन ऐसा टर्की में नहीं है, इसमें बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, इसमें मल्टी पार्टी सिस्टम है और हर पार्टी का अपना एक एजेंडा है। अगर हम पीटीआई के जिस तरह पाकिस्तान के केस में बात करें, पीटीआई एक अलग आइडियोलॉजी को प्रमोट करता है, पीएमएलएन वो अलग आइडियोलॉजी को प्रमोट करता है और जो दूसरी पीपी है वो अलग आइडियोलॉजी को प्रमोट करता है। तो इसी तरह टर्की में भी है, हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक सेटअप है, अपना एक आइडियोलॉजी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ए के पार्टी क्या है? जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको, छोटी सी चीज़ आपको मेंशन कर दूँ। आप कहेंगे कि यहाँ पे ए लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पे जो अंडर ब्रैकेट जो एब्रीविएशन को डिस्क्राइब किया गया है वो तो इससे नहीं रिलेट करता, जिस तरह जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी और यहाँ पे ए है। तो मैं आपको ये बता दूँ, ए जो है, जो तुर्किश लैंग्वेज में इस पार्टी का नाम है, ये उसका एब्रीविएशन है और इसको डिफ़ाइन हमने किया है रियल इंग्लिश के अंदर, ठीक है। तो इसका ताल्लुक है राइट विंग से। अब राइट विंग क्या है? राइट विंग के जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर प्रमोट करते हैं ट्रेडिशंस को, वो प्रमोट करते हैं इस्लाम को। ज़ाहिर है इनका इस्लाम है, मज़हब को प्रमोट करते हैं। मज़हब को प्रमोट करने वाले राइट विंग से बिलोंग करते हैं और सोशल कंजर्वेटिज़म को प्रमोट करते हैं, जो कि ये कहते हैं कि जो जो हमारा विरसा, जो हमारा कल्चर ऑटोमन एम्पायर ने बनाया था, हम उसको लेके चलेंगे। तो एक ही पार्टी ऑटोमन एम्पायर को प्रमोट करना चाहती है। इनका ये मोटो है कि हम बिल्ड करेंगे ऑटोमन एम्पायर को अगेन आफ्टर 100 ईयर्स। फिर हमारे पास सेकंड नंबर पे आती है सी एच पी पार्टी है और वो पार्टी क्या है? रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी। ये क्या करते हैं? ये सेंट्रल लेफ़्ट है, यानी कि ना तो ये लेफ़्ट विंग से बिलोंग करते हैं और ना ही राइट विंग से। ये बैलेंस अप्रोच के साथ चलते हैं, ये दोनों चीज़ों को टच में रखते हैं। फिर ये मॉडर्न लिबरल्स हैं। ज़ाहिर है अब मॉडर्निटी का तकाज़ा यही है कि हम पुराने नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ के लेके और नए कंडीशंस के अकॉर्डिंगली चलें। तो ये सोशल डेमोक्रेटिक रूल्स को फॉलो करते हैं। तो सीएचपी क्या कहते हैं? सेंट्रल लेफ्ट विंग से बिलोंग करते हैं लोग। फिर आगे हमारे पास थर्ड पे है डीएचपी पार्टी। ये पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी है। इनका क्या है? ये लेफ़्ट विंग के हैं। ये कहते हैं मज़हब को सियासत से बिल्कुल दूर कर देना चाहिए, मज़हब को उसमें इन्वॉल्व ही नहीं करते। जबकि अगर तुर्की की हम तरक्की की बात करें तो जो तुर्की था वो अपने पीक पे उसी वक्त था जब उनके पास ऑटोमन एम्पायर के दौर में एक इस पूरा रिलीजन की इन्वॉल्वमेंट थी। अब इसके बाद की अगर हम वाज़े मिसाल लें तो ज़ाहिर है अर्तुगरुल गाज़ी में तमाम चीज़ें क्लियरली दिखाई गई हैं कि किस तरह मज़हब को जब उन्होंने एमएचपी पार्टी जो है वो बेसिकली क्या करती है? वो नेशनल एक्शन पार्टी है, वो राइट विंग से बिलोंग करती है और इनको एक्सट्रीमिज़म भी कहा जाता है। कहते हैं जब मज़हब ज़रूरत से ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाए तो वो एक्सट्रीमिज़म की तरफ चला जाता है, तो ये एक्सट्रीमिस्ट कहलाते हैं। ये एक्सट्रीमिज़म को प्रमोट करते हैं। तो ये थी 5 पॉलिटिकल पार्टीज़ जो तुर्की में हैं इस वक्त, जो अपनी आइडियोलॉजीज़ को प्रमोट कर रही हैं और अपने अकॉर्डिंगली वर्क कर रही हैं। नेक्स्ट अगर हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आ जाता है जिसमें है मिलिट्री हमारे पास तुर्की की। तो तुर्की की मिलिट्री की सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे कि जो तुर्किश मिलिट्री है वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है पॉलिटिकल अफेयर्स के अंदर। यही वजह है कि अगर हम नेटो की बात करें तो नेटो की जो सबसे नेटो अलाइंसिस में जो वाहिद कंट्री है जो मुस्लिम है वो तुर्की है, क्योंकि तुर्की जो है वो उनका कहना है कि हम जो बिल्कुल लिबरल है, हम सेकुलर हैं, हम किसी आइडियोलॉजी को प्रमोट नहीं करते। और नेटो ने भी तकरीबन मुस्लिम उम्मा को दबाने के लिए तुर्की को अपने काबू में किया हुआ है, उनकी मेंटालिटी को टोटली बदला हुआ है। तो होता है कुछ इस तरह से है, मिलिट्री को जहाँ कहीं भी लगे, जिस तरह पाकिस्तान में है, मिलिट्री को जहाँ कहीं पे लगे हालात बिगड़ रहे हैं वो फ़ौरन मार्शल लॉ वहाँ पे इम्पोज कर देते हैं। तो मार्शल लॉज को हम देखेंगे, सबसे पहले मिलिट्री क्या करती है? मार्शल लॉज लगाती है। पहला मार्शल लॉ लगता है गवर्नमेंट एंड अपोजिशन के दरमियान में 1960 में जब अयूब खान का दौर होता है पाकिस्तान में, तो तभी मार्शल लॉ लगता है टर्की के अंदर। अब प्रेजेंट कंडीशन में आप देखें पाकिस्तान के प्रेजेंट कंडीशन में है क्या? पाकिस्तान के प्रेजेंट कंडीशन में बहुत ज़्यादा अपोजिशन और पोजीशन पार्टी के दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, टसल्स चल रही हैं और अरेस्ट हो रहे हैं एक दूसरे के कार को, ब्लेम गेम चल रही है और पूरी टोटली जो है इंस्टेबिलिटी छाई हुई है। तो यही वजह है कि जब ऐसी हालात तुर्की में पैदा हुए तो तुर्की में ये हालात पैदा होने के फ़ौरन बाद मिलिट्री ने वहाँ पे मार्शल लॉ लगा दिया। फिर दूसरा मार्शल लॉ कब लगता है? 1971 के अंदर। अगर हम पाकिस्तान की बात करें उस वक्त फॉल ऑफ ढाका होता है, 16 दिसंबर 1971 के अंदर फॉल ऑफ ढाका होता है और उस वक्त टर्की के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे होते हैं। ज़ाहिर है वो 1923 के अंदर वो मॉडर्न टर्की की तरफ जाते हैं तो स्टेबलाइज नहीं होती, तो इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज़्यादा होते हैं।
जिसकी वजह से मिलिट्री इन्वेड करती है और साथ में आके मार्शल लॉ लगा देती है। फिर होता कुछ इस तरह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती है, यानी कि गवर्नमेंट जो है वो बार बार चेंज होती रहती है। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में है, कोई अपना टेन्योर 2 साल पूरा करता है, कोई 18 माह करता है, कोई 3 साल करता है, यानी कि अभी तक किसी ने भी अपनी टर्म कंप्लीट नहीं की। इस तरह की सिचुएशन पैदा होती है 1980s के दिन में 80s में टर्की में, और जिसकी वजह से मिलिट्री आती है और फिर मार्शल लॉ लगा देती है। फिर एक और यहाँ पे पोस्ट मॉडर्न कॉप आता है 1997 के अंदर। तो ये प्रेफर करते हैं कि मिलिट्री जो है टर्की की, बेसिकली टर्की की मिलिट्री है वो वेस्ट को प्रेफर करती है, यानी कि यूएस के वो फेवर करती है। यूएस की फेवर उसे हासिल है, तो यही वजह है कि वो नेटो के अलायंस है, और नेटो के अलावा वो कभी भी जो मुस्लिम कंट्रीज़ के हक़ में कभी भी नहीं बोलती है, वो सेकुलरिज्म को प्रमोट करती है। तो जो टर्किश मिलिट्री है स्टिल अभी तक भी उनका जो टिल्ट है वो वेस्ट की तरफ है। और फिर जो आर्मी है ना, आर्मी ये मॉडर्न टर्की की गार्जियन है। अब ज़ाहिर जब एक जो मिलिट्री है वो वेस्ट के साइड पे है, और फिर मिलिट्री ही जो गार्जियन है उसकी टर्की की, तो यही वजह है कि जो टर्की है उसका सारा के सारा जो टिल्ट ऑफ माइंड है वो वेस्ट की तरफ है। फिर 5वां मार्शल लॉ लगता है 2016 के अंदर, जो कि कोप की फेल के होने की वजह से होता है। अब यूएस जो है वो अगेंस्ट है तैयब अर्दगान के क्योंकि 2016 में जो तैयब अर्दगान होते हैं उनको उससे ख़तरा होता है कि अगर तैयब अर्दगान मज़ीद हुकूमत में रहते हैं, या फिर मज़ीद अगर उसका टेन्योर वो 100 ईयर्स कंप्लीट होने वाले हैं, तो यूएस को ख़तरा होता है कि तैयब अर्दगान अगर मौजूद रहे अपनी सीट पे, पोस्ट पे, तो ये टर्की को दोबारा से ऑटोमन एम्पायर बना देंगे, और ये मुसलमान जो है वो एक मजबूत ताकत बन जाएंगे जिस तरह पहले थे। तो यूएस क्या करती है, उसकी हुकूमत को ख़त्म करने की कोशिश करती है जो, और फिर इस्लाम के ख़िलाफ़ होती है, और फिर मिलिट्री के साथ मिलके जो है वो वहाँ के सारे मामला देखती है। तो ये वजह है कि मिलिट्री को टर्की के कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। तो ये टॉपिक था हमारा आज का, टर्की का पॉलिटिकल सिस्टम, जिसमें हमने मिलिट्री को देखा, उसकी कैबिनेट को देखा, वाइस प्रेसिडेंट को देखा, हमने प्रेसिडेंट को देखा, कॉन्स्टिट्यूशन को देखा, उसकी हिस्ट्री को ब्रीफली देखा। फिर हमने डिस्कस किया कि ऑटोमन एम्पायर है क्या। तो ये सारी चीज़ें हमने इन डेप्थ जाके कंप्लीट की। उम्मीद करती हूँ कि आपको तमाम चीज़ें समझ आ गई होंगी। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मैं अपना व्हाट्सअप ग्रुप का जो लिंक है वो डाल दूँगी, ताकि आप ग्रुप ज्वाइन कर सकें इस नोट्स का पीडीएफ लेने के लिए, ताकि मज़ीद चीज़ें आपको मेमोराइज़ हो जाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।